गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम समभरण प्रमेय या प्रतिकार प्रमेय के कथन तथा इसके प्रूफ के बारे में जानेंगे। कंपनसेशन थ्योरम या इस प्रमेय को कई बार सब्स्टिट्यूशन थ्योरम भी कह देते हैं। चलिए देखते हैं इसका कथन क्या है। किसी जाल में जिसमें विद्युत वाहक बल का स्रोत हो, उसकी किसी भी प्रतिबाधा को नए वोल्टा स्रोत से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है तथा विद्युत वाहक बल प्रतिबाधा के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर होता है। चलिए देखते हैं ये प्रमेय क्या है। देखिए, एक परिपथ लिया है हमने या जाल कह दें इसको, जिसमें एक लूप है। सरलता के लिए हमने एक लूप वाला जाल लिया है। इसमें एक विद्युत वाहक बल का स्रोत लिया है जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, ई है। इसमें क्या लगी हुई हैं, प्रतिबाधाएं लगी हुई हैं। जैसे रेजिस्टर लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है जिसका इंडक्टेंस क्या है, एल है। रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, आर है। इन प्रतिबाधाओं को हम वोल्टा स्रोत से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो फिर वोल्टा स्रोत का जो विद्युत वाहक बल है वो कितना होगा। वोल्टा स्रोत का विद्युत वाहक बल प्रतिबाधा के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर तथा इस स्रोत की जो आंतरिक प्रतिबाधा होगी वो 0 होगी। जैसा कि हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में देखा कि आरएल या आरसी या एलसीआर सर्किट की बात करें, उसमें हमने सर्किट का ट्रांजिएंट बिहेवियर देखा। तो एल तथा सी जो हैं कंपोनेंट, वो एक वोल्टेज सोर्स की भांति व्यवहार करते हैं। कैसे, यहां पर जो वोल्टेज उत्पन्न होती है वो कितनी होती है, -L di/dt होती है। और जैसे इस सर्किट में कैपेसिटर लगा हो तो यहां पर जो वोल्टेज है ये एक वोल्टेज सोर्स की भांति व्यवहार करता है जिसका वोल्टेज कितना हो, Q बराबर CV होता है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C, जिसकी वोल्टता कितनी हो, Q/C के बराबर हो। तो ये जो कंपोनेंट है, जैसे L की बात की या C की बात की हमने, तो ये वोल्टेज सोर्स की भांति व्यवहार करते हैं, ऊर्जा स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं। तो इसी प्रकार न कि L और C ही बल्कि कोई भी प्रतिबाधा है वो वोल्टेज सोर्स की भांति व्यवहार कर सकती है। जैसा कि हमने इन परिपथों के जरिए इस बात को स्पष्ट किया है। जैसे हमने एक जाल लिया है जिसमें सिर्फ एक ही लूप है आसानी के लिए। जैसे विद्युत वाहक बल क्या है, स्रोत का E1 है। हम क्या कर रहे हैं, ये जो प्रतिबाधा है हमारी, इसको एक वोल्टा स्रोत से प्रतिस्थापित करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, प्रमेय क्या कहता है कि हम इनमें से किसी भी प्रतिबाधा को या दोनों को भी किससे रिप्लेस कर सकते हैं, वोल्टा स्रोत से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे R2 को करना चाहिए रिप्लेस वोल्टा स्रोत से। जैसे हमने यहाँ R2 को हटा करके क्या लगाया, वोल्टा स्रोत मान लिया। इसको कितनी है वोल्टा, जिसकी E2 है। तो E2 का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, 0 होगा तथा E2 जो है विद्युत वाहक बल है वो कितना होता है, ये जो प्रतिबाधा है इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर होगा। जो ये सोर्स हमने इसकी जगह लगाया है, यानी इस प्रतिबाधा को हमने किससे रिप्लेस किया है, एक वोल्टा स्रोत से रिप्लेस किया है जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, 0 है तथा जिसका विद्युत वाहक बल E2 कितना है, इस प्रतिबाधा के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर है। तो चलिए देखते हैं क्या ये परिपथ एक दूसरे के तुल्य हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्रतिरोध में से बहने वाली धारा ज्ञात करेंगे। जैसे यहां बहने वाली धारा कितनी है, I1 है और इसमें क्या है, I2 है। अगर ये प्रतिबाधा इस वोल्टा स्रोत से रिप्लेस की जा सकती है तो R1 में से प्रवाहित धारा, यहाँ I1 है और यहाँ क्या है, I2, दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर ये परिपथ एक दूसरे के क्या हैं, समतुल्य हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, यहाँ से I1 की गणना कर लें और यहाँ से क्या करें, I2 की गणना कर लें। और दोनों अगर बराबर आती हैं तो परिपथ क्या हैं, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, समतुल्य हैं। तो पहले हम ज्ञात करेंगे E2 का जो विद्युत वाहक बल है वो कितना है। तो इसके लिए हम क्या करें, यहाँ से देखें कि इस परिपथ में कितनी धारा बह रही है। पहले ये देखें इसका तुल्य प्रतिरोध कितना है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है ये प्रतिरोध R1 + R2।
आर का जो मान है वो। तो इस R2 में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, जितने की I1 में R1 में प्रवाहित हो रही है, क्योंकि एक ही तो पथ है, पूरे पथ में समान धारा प्रवाहित होगी। जैसे R2 में कितनी धारा चल रही है, I1 चल रही है। तो R2 से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कर लेते हैं और फिर R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर ज्ञात करेंगे। तो I1 कितना होगा, V अपॉन R कर दें, यानी E1 अपॉन क्या कहें R1 प्लस R2। यानी कहने का मतलब हमने क्या ज्ञात किया है, R2 में से प्रवाहित धारा ज्ञात की है कि R2 में से कितनी धारा है वो प्रवाहित होगी, कितनी प्रवाहित होगी, E1 अपॉन R1 प्लस R2। तो R2 के सिरों पर विभवांतर कितना कितना उत्पन्न होगा, इस धारा को प्रतिरोध से क्या कर दें, गुणा कर दें, तो क्या आ जाएगा, यहां का विभवांतर आ जाएगा, यानी V बराबर IR। तो विभवांतर जिसको हम क्या कह रहे हैं, E2 कह रहे हैं, कितना आ जाएगा, I1 इंटू R2, क्योंकि हम R2 के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, धारा को R2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, E1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2। यानी ये जो विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल का स्रोत है, इसका विद्युत वाहक बल कितना है, E1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 है। यानी इसको हम क्या लिखेंगे, E1 R2, क्योंकि हमें मालूम है कि प्रमेय कहता है कि ये जो आपने प्रतिबाधा को वोल्टा स्रोत से रिप्लेस किया है, उसका जो विद्युत वाहक बल है वो कितना होता है, प्रतिबाधा के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर होता है। तो हमने ये विभवांतर देखा, कितना आया, E1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम इस परिपथ में बने वाली धारा ज्ञात कर लेते हैं, R1 में से कितनी धारा प्रवाहित होती है, और यहाँ से R1 में से बने वाली धारा I2 ज्ञात कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या दोनों ये बराबर हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, किरचॉफ का नियम लगाएं, तो क्या आएगा, देखें, E1 माइनस I1 R1 माइनस I1 R2। देखिए धारा इस तरह बह रही है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज ही हम लूप में चल रहे हैं। तो किरचॉफ के नियम से कितना प्राप्त होगा, ये मान 0 प्राप्त होगा। तो E1 बराबर आ जाएगा हमारे पास I1 R1 प्लस R2। तो I1 की वैल्यू कितनी आई, E1 अपॉन R1 प्लस R2। चलिए यहाँ से देखते हैं कि I2 का मान कितना प्राप्त होता है। तो क्या करें, किरचॉफ का नियम लगाएं, क्या आएगा, देखिए धारा इस तरफ बह रही I2 है वो, और इसी तरफ लूप में हम चल रहे हैं। तो क्या आएगा, E1 माइनस I2 R1 माइनस E2 बराबर 0। तो यहाँ से I2 का मान कितना आएगा, इस टर्म को इधर ले जाते हैं, तो क्या बचेगा, E1 माइनस E2 अपॉन R2। अब हम E2 की ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा, E1 माइनस E1 R2 R1 प्लस R2 अपॉन R2। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, ऊपर यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, R1 प्लस R2 आएगा, तो यह आ जाएगा E1 R1 प्लस E1 R2 माइनस E1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और ये बड़ी लाइन R2। तो ये क्या आएगा, I2 का मान आएगा यहाँ से
इसको क्या करेंगे, सरल करेंगे, तो क्या मिलेगा देखें। E1 R2 ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो रही है, और यहाँ से देखिए ये R1 था, तो यहाँ क्या आएगा, R1 चलेगा। अब क्या करते हैं, इसको सरल करते हैं, देखते हैं कितना आता है। I2 बराबर E1 R1 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1। इसका मान कितना आ जाएगा, E1 R1 E1 R1, और ये जो भाग वाली संख्या है इसको उल्टा करते हुए क्या करते हैं, गुणा कर देंगे। तो R1 से R1 कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ से हमें मान प्राप्त हुआ E1 अपॉन R1 प्लस R2, यानी जो करंट है I2 है वो कितना है, I2 है E1 अपॉन R1 प्लस R2 है, और यहाँ से I1 का मान कितना है, देखिए E1 अपॉन R1 प्लस R2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रतिबाधा को हम एक वोल्टा स्रोत से रिप्लेस कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, R1 में धारा उतनी ही प्रवाहित होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं I1 और I2 क्या हैं, इक्वल हैं। I1 की वैल्यू है E1 अपॉन R1 प्लस R2, और I2 की वैल्यू भी कितनी है, E1 अपॉन R1 प्लस R2 है। तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रतिबाधा को एक वोल्टा स्रोत से रिप्लेस कर सकते हैं जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है, तथा उसका विद्युत वाहक बल उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर होता है। तो ये था कंपनसेशन थ्योरम, समरण प्रमेय, या फिर प्रतिकार प्रमेय, या सब्स्टिट्यूशन थ्योरम।